लेखक तभी होता है जब वो कहीं से कुछ धोखा खाता है। क्या आपने कभी लेखन को शुरू करने से पहले ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल आपने ये सही कहा कि इन युवाओं को संदेश क्या देंगे? पढ़ने का शौक मैं आज भी 1 घंटा आज भी अपनी पढ़ाई में निकालता हूँ। और इस तरह की जो साहित्यिक गतिविधियां हैं उनमें प्रतिभाग तो कर नहीं रहे और रील्स की दुनिया में खोए चले जा रहे हैं और आप जैसे लोग किताबें लिखे चले जा रहे हैं। क्या फायदा है इसका? और मेरी आने वाली पीढ़ी से मेरी विनती है, अपील है कि वो अपना समय मोबाइल में ना देकर के, रील्स में ना देकर के किताबों को पढ़ें। कैसे आपने ये सोचा कि भाई हमें उपन्यास लिखने चाहिए और कैसे आपने पत्रकारिता से धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट किया है इस दुनिया में? मुझे छोटी आशा में एक प्रेम कहानी है, उसको अपनी मौसी के लड़के से अफेयर हो जाता है उसका, और मौसी की लड़की दोनों कैसे अपना उल्लू सीधा करते हैं, कैसे गरीब से वो अमीर बनते हैं, कैसे उस तो ऐसी विद्या है, वो बोला जाए ऐसी कला है जो अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ती है। अभी तक जो उपन्यास लिखे गए हैं वो उर्दू, अंग्रेजी, अन्य भाषाओं में लिखे गए हैं और इसका श्रेय मुझे जाता है कि हिंदी साहित्य में कोलाज में पहला उपन्यास मैंने लिखा है। कोरोना काल ने हमको डिजिटल के बारे में ज़्यादा बताया, लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रिंट ज़्यादा बेहतर है डिजिटल से। चीज़ें हमने अपने वक्त की कदर करना छोड़ दिया। हेलो नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। मेरे खास मेहमान यानी कि हमारे स्पेशल गेस्ट में आज हैं लियाकत मंसूरी जी, जो उपन्यास लिखते हैं, जो पत्रकार हैं और समाज में कहीं भी कोई ऐसी बात होती है, कोई घटना होती है तो वहां पर सर्वोपरि रूप से मौजूद रहते हैं। लियाकत मंसूरी एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने साहित्य की दुनिया में जब कदम रखा तो अब उनके कदम एक के बाद एक लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे ई रेडियो इंडिया के स्टूडियो में आज खुद लियाकत मंसूरी जी मौजूद हैं। मैं त्रिनाथ जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने इस ई रेडियो के प्रोग्राम में आमंत्रित किया और जो मैंने उपन्यास लिखे हैं उन्होंने मुझे वार्तालाप के लिए बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिनाथ मिश्रा जी आपका। तो बहुत बहुत आभार आपका ई रेडियो इंडिया के स्टूडियो में आने पर। और सबसे पहला जो सवाल होगा वो यही होगा कि पत्रकारिता की दुनिया में आपका जो आना हुआ था वो किन परिस्थितियों में हुआ था, कैसे हुआ था, और आज जो आप पत्रकारिता की दुनिया में हैं, पहले की दुनिया और आज की दुनिया को कंपैरिजन करते हुए क्या फर्क महसूस करते हैं, क्या उपलब्धि पाते हैं? जी त्रिनाथ जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि पत्रकारिता की मेरी शुरुआत कैसे हुई। देखो, पत्रकारिता में आना मेरे लिए कोई ज्यादा मुश्किल भरा नहीं रहा। बहुत आसान तरीके से मैं एक बड़े बैनर से जुड़ गया था, तो उसमें मैंने लगभग 4 से 5 साल मैंने काम किया। देहात क्षेत्र से मेरी पत्रकारिता की शुरुआत है और फिर देहात से निकल करके मैं सिटी आया और यहाँ सिटी में काम करते करते फिर कई जिलों में मेरा ट्रांसफर, वहाँ मैंने नौकरी की, फिर वापसी से मेरठ में ही हूँ। यही मेरा पत्रकारिता की जर्नी। तो पत्रकारिता की दुनिया के बारे में तो लगभग बता दिया इन्होंने, हालांकि जवाब बहुत छोटा सा था। ये जर्नी बहुत लंबी है। पत्रकारिता एक आसान काम नहीं है। जब शुरुआत हुई थी आज से लगभग 15 साल पहले, मुझे लग रहा है 15 से 20 साल हो गए होंगे, और आज की जो पत्रकारिता है ये बड़ा इसमें चेंज आया है। आज डिजिटल युग है, पहले प्रिंट मीडिया का युग हुआ करता था जिस समय लियाकत जी ने शुरुआत की थी। अब डिजिटल और प्रिंट मीडिया को लेकर के अगर बात करें तो आप किस विधा को ज्यादा फील करते हैं और इन दोनों में क्या फर्क महसूस करते हैं? इसके बाद आएंगे सीधे आपके लेखन के ऊपर, लेकिन सबसे पहले ये चूंकि एक बहुत जरूरी सवाल। जी त्रिनाथ जी, ये आज के समय का आपका जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है कि डिजिटल और प्रिंट में अब क्या फर्क आया दोनों में। दरअसल जब हमने पत्रकारिता की शुरुआत की थी, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैंने देहात क्षेत्र से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। तो उन दिनों होता क्या था, ये मैं आपको 2004 के दौर में लेकर जाऊंगा। तो उन दिनों होता क्या था कि चुनिंदा 2-3 अखबार हुआ करते थे। एक दैनिक जागरण था, एक अमर उजाला था, एक शाह टाइम्स था। देहात में ही 3 प्रमुख अखबार थे। पंजाब केसरी भी आया करता था, राष्ट्रीय सहारा भी था, लेकिन जो प्रमुख अखबार थे जिनका सर्कुलेशन भी ठीक था, वो 3 अखबार मैंने आपको बताए हैं, वो थे। तो मैं जागरण जैसे बैनर से जुड़ा हुआ था। 2004 के उस दौर में
हमारे पास कोई मेल नहीं हुआ करती थी, कोई फ़ोन नहीं हुआ करते थे, और कुछ हम पे ऐसा माध्यम नहीं हुआ करता था कि हम अपनी कोई खबर जैसे कोई हुई तो वो डायरेक्ट ऑफिस भेज दिया करें। तो हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास एक ऑफिस से कागज़ आया करते थे, तो हम उन्हीं कागज़ों पर अपनी खबर लिखते थे और बस के माध्यम से वो फिर हम मेरठ भिजवा दिया करते थे। तो ये वो बड़ा दौर बड़ा कठिन था। मोबाइल का कोई स्रोत नहीं था, कोई घटना वटना हो जाती थी तो हमें पुलिस के माध्यम से हम पूरे दिन थाने में पड़े रहा करते थे, उन्हीं के माध्यम से हमें कोई खबर मिलती थी। फिर धीरे धीरे मोबाइल का दौर आया तो फिर ये चीज़ें आसान होने लगी। 2008 तक मैं देहात में रहा, फिर मैं सिटी आ गया। सिटी आने के बाद भी हमारे पास तभी भी कोई ज़्यादा स्रोत नहीं हुआ करते थे। मोबाइल तो आ गया था और अब खबरें मिलना भी आसान हो गया था, लेकिन फिर भी ज़्यादा स्रोत नहीं थे। तो हम तब भी कप्तान के आवास पे चले जाया करते थे, वहाँ से हमें चीज़ें मिल जाया करती थी, या ऑफिस आ जाया करते थे तो वहाँ से चीज़ें मिल जाया करती थी। तो वह दौर वास्तव में बड़ा कठिन था। अब बात करते हैं डिजिटल की। डिजिटल का जो दौर शुरू हुआ है सबसे ज़्यादा, वो शुरू हुआ है कोरोना काल से। कोरोना काल ने हमको हमको डिजिटल के बारे में ज़्यादा बताया। अब चीज़ें आसान तो हुई है, लेकिन मेरा मानना ये है कि प्रिंट ज़्यादा बेहतर है डिजिटल से। चीज़ें आसान हुई है, ज़्यादा-सी घटनाएँ हमको पता लग जाती हैं, इधर होती है तो हमको पता लग जाती है। लेकिन अगर विश्वास की बात करें, तो सबसे ज़्यादा विश्वास जो है वो आज भी प्रिंट पे ही है। तो ये तो बात रही पत्रकारिता जगत की, और आधुनिक पत्रकारिता वर्सेस जो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म, दोनों का एक यहाँ पर कंपैरिजन था, जिसको लेकर के हमने ये सवाल किया था। अब आते हैं सीधे आपके इस उपन्यास पर, लेखन कौशल पर, कि आखिर कैसे आपने लेखन की तरफ अपना रुख किया, कैसे आपने ये सोचा कि भई ये हमें उपन्यास लिखने चाहिए, और कैसे आपने पत्रकारिता से धीरे-धीरे अपने आप को शिफ्ट किया है इस दुनिया में, जहाँ पर हज़ारों लोग तमाम किताबें लिख रहे हैं, तमाम जो उपन्यास लिख रहे हैं, अन्य विधाओं में अपने लेखन कौशल को दिखा रहे हैं। ऐसे समय में आपने ये पत्रकारिता से खुद को शिफ्ट किया। तो एक ये सवाल आता है कि आदमी लेखक तभी होता है जब वो कहीं से कुछ धोखा खाता है। क्या आपने कभी लेखन को शुरू करने से पहले ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल आपने ये सही कहा कि पत्रकारिता से लेखन की ओर, और बाद में जो आपने बात की, ये धोखे वाली, ये बड़ा अजीब है, धोखे वाली बात। वैसे तो मैं आपसे बताऊं तेनाली जी, मुझे कभी किसी ने धोखा नहीं दिया, और वास्तव में जब धोखा नहीं मिला तो मैं नहीं मानता कि एक पत्रकार जो है वो लेखन की ओर नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है। लेखन जो है, देखो, एक साहित्यकार के अंदर लेखन जो है वो बचपन से कहीं ना कहीं छिपा होता है। ये बात अलग है कि वो किस उम्र में बाहर निकल के आया। कुछ राइटर ऐसे हैं जो बचपन से लिखते रहे हैं, और कुछ राइटर ऐसे हैं जिन्हें बाद में 30, 40, 45 साल की उम्र में उन्होंने लेखनी को शुरू किया है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर एक लेखक बचपन से ही था। जब मैं छात्र था तो मैं तब भी लिखता था, कमरे में बंद रहा करता था तो मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता था। एक उपन्यास में मैंने कुछ लिखा था बचपन के दौर में, वो आधा मैंने लिख दिया था, लेकिन वो चीजें बाद में बिगड़ गई। अब जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की तो जिन सीनियर्स के साथ मैंने काम किया वो भी बताते हैं कि मेरी लेखनी में एक साहित्य था, मेरे अल्फाजों में साहित्य था। मैं खबर तो बेशक लिखता था, लेकिन मेरी खबरों में भी साहित्य था। अगर आप मेरी जो पुरानी खबरें हैं 2010 के 12 के आसपास की, 15 के आसपास की, अगर मेरी खबरें आप उठाएंगे, उनको पढ़ेंगे, सब फेसबुक पर पड़ी हुई है, आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मेरी लेखनी में तब भी साहित्यकार था। अब अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि 10 साल मैं नोवेल लिखता जा रहा हूँ, कि मैं इतना समय कहाँ से निकाल लेता हूँ। हाँ, ये आपने का आपका सवाल बड़ा वो था कि मैं इतना समय कहाँ से निकाल लेता हूँ। कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है, यार लियाकत तुम इतना समय कैसे निकाल लेते हो, कि मैं मौजूदा दौर में भी एक बड़े बैनर से जुड़ा हुआ हूँ, उसकी 1-2 पेज की जिम्मेदारी मुझ पर होती है, वो भी काम निकालता हूँ, फील्ड में पत्रकारिता करता हूँ, प्लस मैं नोवेल कैसे लिख लेता हूँ। जब से ये मोबाइल का जो इजाद हुआ है, जब से इसका इजाद हुआ है, और इसके अंदर जब से सोशल मीडिया जो आया है, फेसबुक, इंस्टा, ट्वीट, ये जब से ये चीज इजाद हुई है, तब से हमने अपने वक्त की कदर करना छोड़ दिया। अगर आप मेरी बात करो तो मैं आज भी 1 घंटा अपनी पढ़ाई को देता हूँ। मैं आज भी 1 घंटा किताबें पढ़ता हूँ, उसको समय देता हूँ।
और ये समय मैं इसलिए निकाल लेता हूं क्योंकि मैं अपना वक्त मोबाइल को नहीं देता, मैं इंस्टाग्राम को वक्त नहीं देता, मैं फेसबुक को अपना टाइम नहीं देता। आज का जो युवा है मोबाइल पे ऐसे 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 लगा रहेगा, उसे खुद नहीं पता तुझे कितने घंटे हो गए इसमें लगे हुए, रील्स देखता रहता है, उसे खुद नहीं पता। तो मैं अपने इस वक्त को बचा करके अपनी किताबों को पढ़ने में और लिखने में देता हूं। एक बात तो मैं आपसे बताऊंगा, मेरे साथ ऐसा अनेक बार हुआ है। मैं रात के 10 बजे बैठ गया लिखने के लिए, तो मुझे यही नहीं पता कि 2 कब बज गए रात। और अगर मैं सुबह के 7 बजे कंप्यूटर बैठा हूं उपन्यास लिखने के लिए, तो मुझे यही नहीं पता कि शाम के 4 कब बज गए। मैं लिखता रहता हूं। अनेक बार मुझे ऐसा हुआ कि लिखते लिखते मुझे चक्कर भी आए। लेकिन लिखना भी एक जुनून होता है। अगर आपके दिमाग में कहानी का पूरा ग्राफ है तो आपके लिए लिखना कोई इतना मुश्किल नहीं है। और मेरे पास अभी भी तेनाथ जी, अभी भी मेरे पास ढेरों कहानियां हैं जिन्हें मैं अपने शब्दों में बस उनको उतारना बाकी है। तो साथियों, ये थी वो दिलचस्प बातें जो साहित्यकार जब पत्रकारिता की दुनिया से साहित्य में आता है तो जरूर आजमाता होगा, मुझे ऐसा लगता है। ये पहला उपन्यास है मुझे उड़ने दो, इसके बाद दूसरा आया छू लिया आसमां, और तीसरा मेरी कहानी और शहनाज। एक पत्रकार जिसकी कलमों से अक्सर वो कहानियां, वो समाचार निकला करते हैं जो समाज को प्रभावित करते हैं, उसी कलम से ये तीनों उपन्यास निकले। और इन उपन्यासों को लिखने की जो प्रेरणा है वो कैसे आई आपको, इसका उद्देश्य क्या है समाज में, और इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि लिखने का शौक मुझे बचपन से रहा है, और पढ़ने का शौक मैं आज भी 1 घंटा आज भी अपनी पढ़ाई में निकालता हूँ। किताबें पढ़ता हूँ, उपन्यास पढ़ता हूँ, और बहुत लेखकों आज भी पढ़ता हूँ। तो कहानियों की प्रेरणा तो मुझे उन्हीं लेखकों से मिली है जिनकी किताबें मैं पढ़ता आ रहा हूँ आज भी। अब उनमें बड़े लेखक है जैसे प्रेमचंद है, सादत मंटो है, और मनु शर्मा है, असलम जमशेदपुरी हैं, और भी अनेक राइटर हैं जिनको मैं आज भी पढ़ता हूँ। मेरठ के बड़े राइटर हैं वेद प्रकाश शर्मा, सबने उनको पढ़ा है, मैंने भी उनके 1-2 नॉवेल पढ़े हैं। तो ये तो रहा मेरा प्रेरणा स्रोत, मुझे जहां से उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिली। अभी मैंने आपसे बताया भी कि मेरे पास आज भी ढेरों कहानियां हैं जिनको मैं अपने शब्दों में उतारना चाहता हूं। मेरे इन तीनों नॉवेलों में अगर मैं बात करूं मुझे उड़ने दो की, जो मेरा पहला नॉवेल है जिसको मैंने कोरोना काल में लिखा था, और इसका जो प्रकाशन हुआ है वो 2023 में हुआ है। लेकिन 2023 से पहले ही मैं इस नॉवेल को पॉकेट नॉवेल पे डाल चुका था। पॉकेट नॉवेल की बात करें तो आज भी मेरे पॉकेट नॉवेल पे मुझे उड़ने दो के जो रीडर्स हैं वो 6000 से ऊपर ज्यादा पहुंच चुके हैं। उसके बाद मैंने इसको मतलब प्रिंट कराया मुझे उड़ने दो को, और ये जो नॉवेल है मेरा मुझे उड़ने दो, ये ऑनर किलिंग जैसे गंभीर मुद्दे पे लिखा हुआ है। ऑनर किलिंग, आप चूंकि आप भी पत्रकारिता में हैं तो आप बेहतर जानते हैं कि ऑनर किलिंग आज के समाज में कितना अभिशाप है। दूसरा नॉवेल ये छू लिया आसमां जो है, ये मुझे उड़ने दो का ही सेकंड पार्ट है। इसकी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां मैंने मुझे उड़ने दो को रोका था, वहीं से आगे शुरुआत होती है। अब छू लिया आसमां और मुझे उड़ने दो में भिन्नता क्या है? मुझे उड़ने दो मैंने अभी से बताया कि ऑनर किलिंग जैसे गंभीर मुद्दे पे लिखा हुआ है, और छू लिया आसमां को मैंने 1990 के उस दौर को उठाया है जब अपराध चरम सीमा पर हुआ करता था। जब 1990 के जो नौजवान थे वो एंटी में तमंचा लगाना अपना शौक समझते थे। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो उन दिनों लूटपाट, मर्डर, रंजिश जैसी बातों पे हथियार निकल जाते थे, मर्डर होते थे, लूट होती थी। ये सब मैंने छू लिया आसमां में लिखा है। इसी में मैंने एक ऐसे युवक की गाथा को लिया है जो अपराध की दुनिया में कैसे आया, कैसे एक पढ़ने वाला बच्चा, एक क्रिकेट खेलने वाला बच्चा, वो कैसे इस अपराध की दुनिया में कदम रखता है, और कैसे वो अपराध की दुनिया में नाम कमाता है, और फिर कैसे उसका एनकाउंटर होता है। इसमें एक त्रिकोणीय प्रेम कहानी को मैंने लिया है कि इसका जो वो क्रिमिनल है, जो छू लिया आसमां में जो मैंने क्रिमिनल लिया है उसका नाम है आसिफ, नाम है उसको, तमंचा के नाम से ज्यादा फेमस था वो, आसिफ तमंचा। इस तरह के नाम आज भी लिसाइड के क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे। बाद में जो उनके सरनेम होते हैं तमंचा जैसे, बहुत बदमाश है, कोई नाम अपने पीछे हंडिया लगाता है, कोई पतला लगाता है, कोई पिस्टल लगाता है, कोई हाथी लगाता है, कोई चुहिया लगाता है। इस तरह के नाम आज भी लिसाइड के क्षेत्र में आपको बहुत मिल जाएंगे। मैंने भी इस तरीके की स्टोरी छापी थी लिसाइड के क्षेत्र में कि अजीबोगरीब वाले नाम। तो इसी
इसी तरह की एक छोलिया आश्रम में एक प्रेम कहानी है। उसको अपनी मौसी के लड़के से अफेयर हो जाता है उसका, और मौसी की लड़की दोनों कैसे अपना उल्लू सीधा करते हैं, कैसे गरीब से वो अमीर बनते हैं, कैसे उस आसिफ तमंचा की दौलत अपने पास सकते हैं, और फिर कैसे उसको पुलिस में एनकाउंटर कर देते हैं। ये सब मैंने छोलिया आश्रम में लिखा है। बड़ी दिलचस्प प्रेम कहानी है और बहुत कुछ समाज को सीखने के लिए देती है। अब बात करते हैं शहनाज की, जो मेरा तीसरा उपन्यास है। तीनाथ जी, यह उपन्यास मैंने कोलाज तकनीक में लिखा है। अब मैं कोलाज पे प्रकाश डालूंगा कि कोलाज है क्या। कोलाज एक ऐसी विद्या है, कोलाज एक ऐसी कला है जो अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ती है, उसको कोलाज बोलते हैं। डॉक्टर असलम जमशेदपुरी ने अपनी किताब में इस शहनाज का जिक्र भी किया है, और उन्होंने बताया है कि यह किताब कोलाज तकनीक में लिखी गई है। और उन्होंने मुझे बताया कि मैं हिंदी का पहला ऐसा राइटर हूं जिसने कोलाज कला में कोई उपन्यास लिखा है। कोलाज में अभी तक जो उपन्यास लिखे गए हैं उर्दू, अंग्रेजी, अन्य भाषाओं में लिखे गए हैं, और इसका श्रेय मुझे जाता है कि हिंदी साहित्य में कोलाज में पहला उपन्यास मैंने लिखा है। कोलाज में है क्या? कोलाज में मैंने बाल शोषण जैसे गंभीर मुद्दे को उठाया है। कोलाज में मैंने तंत्र मंत्र जैसी विद्या को उठाया है। कोलाज में मैंने एक पत्रकार की गाथा को लिखा है उसके शब्दों में। तो दोस्तों, ये तो थी तीनों उपन्यास के लिखने की प्रेरणा, और इन उपन्यासों में क्या चीज़ है, कैसे इसको लिखा गया है, क्या परिस्थितियां रही थी और क्या इसका संदेश है। अब भविष्य की बात आती है, कहाँ तक रुकेगा ये कारवां जो आपने शुरू किया है, कितनी दूर तक चलेगा, और क्या एक मैप है आपके दिमाग में? जी तीनाथ जी, आपने सही कहा कि भविष्य की मेरी क्या योजना है। देखो सबसे आसान बात मैं आपको बताऊंगा। उपन्यास के पाठक आज के दौर में नहीं है। आज के दौर का जो युवा है वो मोबाइल में ज्यादा खो गया। फेसबुक में उसकी ज्यादा दिलचस्पी है, इंस्टाग्राम में ज्यादा उसकी दिलचस्पी है, रील्स देखने में उसकी ज्यादा दिलचस्पी है। अब उसका पढ़ाई में ज्यादा ध्यान पढ़ाई में नहीं है, ज्यादा दिलचस्पी पढ़ाई में नहीं है। किताबों से उसको बोरियत होने लगी है। लेकिन मुझे इन सब चीजों की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ लिखना है। और मैं ये अपने लिए लिख रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरी किताबों का पाठक नहीं है, मेरी क्या किसी भी किताब का आज पाठक नहीं है, तो लेकिन मुझे फिर भी लिखना है। मैं अपनी जर्नी की बात करूं, 3 किताब मेरी आ चुकी है। और भविष्य की बात करूं तो आप पॉकेट नोवेल खोलिए। पॉकेट नोवेल में अभी भी मेरे 2 नोवेल ऐसे पढ़े हैं जिनका प्रकाशन नहीं हुआ। जिंदगी एक जहर, जिसके रीडर्स हैं 10,000, वो नोवेल मेरा अभी प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन पॉकेट नोवेल में पढ़ा है। दूसरा नोवेल है मेरा महरीन भी आपको पॉकेट नोवेल में मिल जाएगा, लेकिन उसका मैंने अभी तक उसका प्रकाशन नहीं हुआ है। तीसरा नोवेल है मेरा तेंदुआ, वो भी आपको पॉकेट नोवेल मिल जाएगा, उसका भी प्रकाशन नहीं हुआ। ये समझिए कि 3 नोवेल मेरे कंप्लीट लिखे हुए रखे हैं जो पॉकेट नोवेल में मिल जाएंगे, लेकिन अभी वो हार्ड कॉपी में नहीं आए हैं। इसी तरह से 2 नोवेल मेरे और लिखे हुए रखे हैं जो अभी ना पॉकेट नोवेल पे हैं और ना अभी हार्ड कॉपी में आए हैं। तो ये समझ लीजिए कि 5 नोवेल तो मेरे कंप्लीट तैयार रखे हैं और अभी मेरा लिखना जारी है। आप जब सबका प्यार मेरे साथ रहा तो ये जर्नी तो मुझे लग रहा है कि रुकेगी नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे पत्रकार की जो साहित्य जगत में आया और अब आगे की योजनाओं पर भी अपनी पूरी बेबाकी से जवाब दे रहा है सवालों का। अभी आपने ये बोला कि जो आज के युवा हैं वो मोबाइल में रहते हैं, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, शॉर्ट वीडियो, ये इन सब चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं और वो किताबों से उनका दूर दूर तक जो दूरी बढ़ती जा रही है, ऐसा कहेंगे, ख़त्म तो अभी एकदम से नहीं हुआ है, दूरी बढ़ती जा रही है। और ऐसे में आप अपनी स्वांतः सुखाई के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। अब सवाल ये है कि इन युवाओं को संदेश क्या देंगे जो नॉवेल्स और इस तरह की जो साहित्यिक गतिविधियां हैं उनमें प्रतिभाग तो कर नहीं रहे और रील्स की दुनिया में खोए चले जा रहे हैं, और आप जैसे लोग किताबें लिखे चले जा रहे हैं, क्या फायदा है इसका? हाँ तीनाथ जी, आपने सही कहा कि देखो सभी काम फायदे के लिए नहीं होते, कुछ काम देश हित में भी होने चाहिए। तो मैं अपना जो साहित्य, जो मेरा लेखन है, ये सिर्फ मेरा देश हित में है, मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। मैं सिर्फ जो भी मैं किताबें लिख रहा हूँ वो सब युवाओं को एक शिक्षा देने के लिए लिख रहा हूँ
और आने वाली जो पीढ़ी है वो किताबों के प्रति जागरूक हो। जब किताबों के प्रति जागरूक होंगी तभी वो देश के प्रति सोचेंगे कुछ। तो जितने पहले मुझसे राइटर हुए हैं वो देश को कुछ देके गए हैं, तो मैं भी अपनी लेखनी, अपने उपन्यास वो सब देश को ही देके जाऊंगा। और मेरी आने वाली पीढ़ी से मेरी विनती है, अपील है कि वो अपना समय मोबाइल में ना देकर के, रील्स में ना देकर के किताबों को पढ़ें। हमारे जो पुराने राइटर हुए हैं उनको पढ़ें, तभी वो देश हित में कुछ सोचेंगे और जब भी हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। तो साथियों, ये थे लियाकत मंसूरी, जो पत्रकारिता जगत से साहित्यिक जगत में धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं और हमारी दुनिया से दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। तमाम बातें हुई, बेबाक बातें हुई, कई सारे सवालों के जवाब हुए, कई सारी चीज़ें छूट गई। जो चीज़ें छूट गई है वो आप में कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, ताकि आने वाले जो दूसरे गेस्ट होंगे उनसे हम उन सवालों को पुटअप कर सकें, रख सकें आपके सामने। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ किसी अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।